गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी? बढ़िया हो सभी? उम्मीद करूंगा तुमने ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा के संचरण के पार्ट 1 को कवर कर लिया होगा। कर लिया ना कवर? रिवाइज कर लिया ना? आज का जो हमारा सेशन है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा। आपको याद है जब मेरा इस ट्रांसमिशन ऑफ हीट का पहला लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको बाकायदा बताया था कि कहां कहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाला पोर्शन है और कहां कहां से न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है। आज हमारे जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले होने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हैं, प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे वाले, मतलब नेक्स्ट लेवल न्यूमेरिकल मैंने वो बोल सकता हूं। आज मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कराने वाला हूं, पूरी तरीके से। बड़े सेशन रहेगा, 1.5 घंटे 2 घंटे, जब भी खत्म हो जाए। मुझे आज इसको टारगेट है खत्म कराना है विद क्वेश्चंस, विद न्यूमेरिकल। पहले उसकी थ्योरी को समझेंगे और थ्योरी के साथ साथ उनके क्वेश्चंस को भी समझा जाएगा साथ के साथ, है ना, टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितने टाइम में जो हीट ट्रांसफर होती है, ये वाला कंसेप्ट चल रहा था और उसको कंडक्शन लॉ, चालन नियम कहा जाता था। याद होगा लास्ट में हमने इसी हेडिंग को डलवा के छोड़ा था, ठीक है। दूसरी बात, एक कोई बच्चा था और उसने कुछ कमेंट करा था, मुझे नाम याद नहीं, कि सर क्या सिलेबस हो जाएगा? 84 डेज का आपका ये बैच है, जब खत्म ना हो तब बोलना, बीच में क्यों कूदते तुम ये सब बोलने के लिए? अरे भाई पढ़ने आया है, पढ़ना पहले। एक ही बात डेली नहीं बोलेंगे ना। अब तुझे जितना पता है कि सिलेबस कब होगा, कैसे नहीं होगा, अगर तुझे इतना पता होता तो पढ़ा रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता। हमारा काम है ना सिलेबस खत्म कराना, लेकिन सिलेबस ही खत्म नहीं कराना ना, सिखाना भी तो है। ये भी तो हमारा एम है कि खाली सिलेबस करा के भाग जाए, कहानी कहानी बता के। क्वेश्चंस नहीं कराऊं, डीपीपीज आपको नहीं दूं, मतलब ऐसी हवा में हो जाता है क्या ये सब? डीपीपी सॉल्व नहीं कराऊं? हिंदी, इतिहास, भूगोल, ये सब करंट अफेयर, ये सब नहीं पढ़ रहे हो तुम? फिजिक्स है ये? चलो, तो पहले हम कंडक्शन लॉ को समझेंगे, जो पहली क्लास का हमारा टॉपिक है, और उसके बाद फिर आगे कवर करेंगे। कंडक्शन लॉ या लॉ ऑफ कंडक्शन जिसे मैं कह सकता हूं, चालन का नियम, कंडक्शन लॉ। देखो, लॉ ऑफ कंडक्शन, हिंदी में से कहा जाता है कंडक्शन को चालन, चालन का नियम। ये बात मैं बता चुका था, है ना। क्या है लॉ, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो लॉ है ना बेटा, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रॉड दोनों के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। याद होगा कंडक्शन क्या पढ़ाया था मैंने, याद है आपको क्या पढ़ाया था कंडक्शन? अब उसी कंडक्शन को आगे बढ़ा के लॉ पढ़ना है उसका, ये लॉ कहता क्या है। तो एक्चुअली ये जो लॉ है ना, ये यूनिफॉर्म एक समान रॉड और नॉन यूनिफॉर्म असमान रॉड के लिए भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन अपने सिलेबस में से यूनिफॉर्म रॉड के लिए बात करेंगे। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम यूनिफॉर्म एक समान रॉड, उसकी लंबाई या उसकी एरिया एक जैसा होगा, उस रॉड के लिए अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। यानी कहानी ये बेटा कि मेरे पास कोई रॉड है, मान लेता हूं बेटा ये रॉड है मेरे पास, ठीक है। और रॉड यूनिफॉर्म है बेटा, ये एक जैसी रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। ये एरिया इसका दोनों का सेम है, दोनों छोर का, और इसकी लंबाई है ये एल है, ठीक। अब होता क्या है, इस रॉड में हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहां से क्या दिया जा रहा है? क्यू। क्यू बोले तो हीट, हीट दी जा रही है, इसको गर्म किया जा रहा है और हीट इस रॉड में से निकल रही है, ठीक। आपको पता है इस छोर का टेम्परेचर θ1 मान लेता हूं, इस टेम्परेचर का छोर θ2 मान लेता हूं। आप सबको पता है ये बात कि सर जो θ1 होगा वो θ2 से ज्यादा होगा। पढ़ चुके हैं सब बात बेटा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला छोर गर्म होगा, ये वाला छोर कम गर्म होगा, इसका मतलब ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस पूरी रॉड के अंदर
टी टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हुई होगी, ये मुझे समझना है। इस यूनिफॉर्म रॉड के अंदर, यूनिफॉर्म रॉड कैसी है बेटा, ये यूनिफॉर्म रॉड है, एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान। इस रॉड के अंदर टी टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, ये हमें पढ़ना है। तो टी टाइम में बेटा जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है के ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू टी। इतनी हीट ट्रांसफर होगी टी टाइम में, इतनी हीट ट्रांसफर होगी टी टाइम में, क्यू बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू टी। जहां पर बेटा एल आपको पता है इस रॉड की लंबाई है, टी आपको पता है टाइम है, ए आपको पता है ये बेटा इसका क्या है, ए क्या है बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका एरिया है। इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हुआ एरिया है बेटा ये सब। ठीक है, अब देखो ए आपको पता लग गया, टी आपको पता है, एल आपको पता है, डेल्टा थीटा आपको पता है, चेंज इन टेम्परेचर थीटा 2 माइनस थीटा 1, ज्यादा में से कम को यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, सब हम पढ़ चुके हैं। बात आती है के की, क्यू भी आपको पता है क्या है, हीट है। तो के क्या है बेटा, के किसे कहा जाता है, के को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। ये इसे कहा जाता है ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक, इसे के, या बेसिकली आप इसे सिर्फ और सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, ऊष्मा चालकता, या आप इसे सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, दैट इज ऊष्मा चालकता। इतनी बात समझ में आ रही है। ये ऊष्मा चालकता है क्या, उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा, लेकिन अभी ये देखिए के है। ठीक है, इतना यहां तक समझिए। अभी के क्या है उसके बारे में जिक्र करूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता इसका नाम है, इसका मतलब क्या है, कहते किसे, उसको हम समझते हैं। तो इसका मतलब आपको पता लगा कि टी टाइम में किसी यूनिफॉर्म रॉड के अंदर, एक समान रॉड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी वो कितना होगी, के ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू टी, इतनी हीट ट्रांसफर होगी टी टाइम में। अगर मैं के की बात करूं, क्योंकि मुझे यहां से फॉर्मूला पता लगा, क्यू बराबर होता है के ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू टी, और यहां से बेटा मुझे पता लग रहा है कि के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू इंटू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा इंटू टी। डायरेक्ट कर दूं, ए डेल्टा थीटा इंटू टी, ये होगी इतनी। जहां पर आप ध्यान से देखिए, यानी अगर मैं, ये मेरे पास रॉड थी बेटा, ये रॉड है, ये वही रॉड, ये रही इस रॉड की, ये इसका एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये इस रॉड का लंबाई है एल, और ये इसका एरिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसके इस रॉड के एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लूं, और जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है भाई, यहां से क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही थी, यहां से क्या ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्यू। अगर आपसे मैं ये कहूं कि और यहां पर टेम्परेचर थीटा 1 मान लिया था और यहां पर टेम्परेचर थीटा 2 मान लिया था, अब अगर इस डेल्टा थीटा का मान 1 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना है 1 सेकंड, और इस रॉड की लंबाई 1 मीटर मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं 1 मीटर। अब ध्यान से देखना के को डिफाइन कैसे किया जाएगा, ऐसी रॉड जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसके ताप में जो चेंज है वो 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो, तो 1 सेकंड में उसमें जितनी हीट ट्रांसफर होगी उसे के कहा जाता है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। 1 सेकंड में 1 मीटर की रॉड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में
1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन में जो हीट ट्रांसफर होती है, ऊष्मा ट्रांसफर होती है, उसे कहा जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालकता। ठीक है, इतनी बात यहां तक समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, ये हमें पता लगा कि के क्या है। अब के की जो यूनिट है, जो इकाई है बेटा, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो, क्यू जूल, एल का मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है, केल्विन मान लेते हैं, इनटू टाइम का सेकंड, ये हो गया जूल। अब देखो एक बात पता आपको, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो बचा क्या? जूल अपॉन मीटर इनटू केल्विन इनटू सेकंड। ठीक है, और बेटा आप इतना जानते हैं, ये जूल पर सेकंड को वाट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वाट कहते हैं, क्योंकि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, पावर का वाट, तो इसे क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसे कहा जाता है वाट अपॉन मीटर केल्विन। ये इसकी एसआई मात्रक है, ऐसा यूनिट या ऐसा ही मात्रक, वाट अपॉन मीटर केल्विन के का। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब होता क्या है बेटा, जो के है ना, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ऊष्मा चालकता, ये पदार्थ की नेचर पर, कि लोहे का है रॉड, या किसका है, स्टील का है, चांदी का है, तांबे का है, इस पर भी निर्भर करता है। तो के बेसिकली डिपेंड किस पर करता है? तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि वो लोहे का है, कि वो सोने का है, कि वो किसका है। ये हमारे पास, ये इतना हमें समझ में आना चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद आगे की कहानी को मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहां से बहुत सारी टर्म आपकी बनेंगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दोबारा से मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं, और Q बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई एल इंटू टी, ये हमारे पास है। क्या बेटा, मैं टी को इधर नहीं ला सकता? Q अपॉन टी बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई एल नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से इस Q बाई टी को देखिए आप, और इधर मैं एक चीज और नोट कर रहा हूं, वो भी देखते जाना। आपने I बराबर क्या पढ़ा होगा? Q अपॉन टी पढ़ा है आपने। I बराबर आपने Q अपॉन टी पढ़ा होगा, जहां पर Q आवेश होता है यानी चार्ज होता है, बोलो हाँ के ना, और T यहां पर टाइम होता है। और I को इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा कहा जाता है। अब बताओ, अगर मैं इसको बोलना चाहूं, इसको डिफाइन करना चाहूं Q अपॉन टी को यानी इलेक्ट्रिक करंट को, तो कैसे डिफाइन करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, ऐसे तो बोलूंगा इसको। और उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन एक बात है कि ये Q अपॉन टी है, जहां पर बेटा Q क्या है? ये हीट है, हीट है, ऊष्मा। अब इसे क्या बोलूंगा Q अपॉन टी को? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। भाई इसे क्या बोलूंगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रवाह की दर, ऊष्मा के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा के प्रवाह की दर, इसे ही बेटा क्या कहा जाता है? हीट करंट। और चार्ज के फ्लो होने को यानी आवेश के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बेटा कहते हैं हीट करंट। इसी को क्या बोलते हैं? हीट करंट यानी ऊष्मा धारा, हीट करंट, जिसको H से दर्शाते हैं, इसे कहा जाता है ऊष्मा धारा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आया कि सर H बराबर Q अपॉन टी भी होता है, बट यहां पर जो Q है वो चार्ज नहीं है, वो हीट है। और
इसी को Q अपॉन T को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहा जाता है। इसलिए इस H को बेटा क्या कहा जाता है, हीट करंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मा धारा यानी हीट करंट कहा जाता है। याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इसको मेमोराइज रखा जाएगा। बोलो हाँ के ना, इतनी बात यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत बताओ। यानी अगर मुझे इस रिलेशन को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, H बराबर Q अपॉन T बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई एल, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से इसको मैं सीधा सीधा H बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई एल लिख सकता हूं, और इसी को बेटा क्या डेल्टा थीटा बाई एल अपॉन के ए नहीं लिख सकता, इस रिलेशन को देखिए भाई, के को नीचे ले आया मैं, और इसी को अगर मैं इसी को कहूं डेल्टा थीटा बाई आर कहा जाता है इसे बेटा, आर कहा जाता है इसको, आर। अब आर क्या है सर, ध्यान से देखते जाना, टर्म को अपने आप क्लियर होती जाएंगे। ये आर बेटा थर्मल रेजिस्टेंस है, ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस यानी ऊष्मीय प्रतिरोध है ये, ठीक है, ऊष्मीय प्रतिरोध, यानी H बराबर डेल्टा थीटा बाई आर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो I बराबर क्या होता है बेटा, डेल्टा V अपॉन आर होता है, जहां पर डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज, आर यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध, I करंट यानी वही वैद्युत धारा। अब बताइए I बराबर डेल्टा V अपॉन आर और H बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन आर। ध्यान से देखते जाना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अब हमने फॉर्मूला पढ़ा कि I बराबर डेल्टा V अपॉन आर होता है और H बराबर डेल्टा थीटा अपॉन आर होता है। बेटा इसको देखो, ये वाला तो है वैद्युत प्रतिरोध और ये है ऊष्मा प्रतिरोध। एक काम करते हैं, करंट आप बताइए कहां से कहां फ्लो होता है, हायर वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। भाई करंट, करंट बहता है कहां से कहां, फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। भाई ज्यादा वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ ही तो करंट फैल, मतलब प्रवाह करता है। ठीक वैसे ही जो हीट है बेटा वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ हीट बहती है। ये याद करने का तरीका है। I बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी अपॉन आर, तो H बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन आर। उम्मीद करूंगा आप ये बात समझ पाए होंगे, यहां पे ये फॉर्मूले थे, कुछ क्लियर हो गए होंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर, गॉट इट। इतनी सारी बातें, टर्म्स क्लियर हैं, कभी भूलोगे तो हमेशा ऐसे लिंक कर लेना, कभी आप नहीं भूलोगे। उम्मीद करूंगा आप समझ पाएंगे इन फॉर्मूले वगैरह को कि कैसे कैसे क्या है। बताओ मेरे भाई जल्दी से, फास्ट बोलो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला मेन टॉपिक पर आता हूं जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसको बाद में कराता, लेकिन मैं इसे पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का और इस पर न्यूमेरिकल भी हमें करने होते हैं। चलो, टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। क्या कहता है न्यूटन का शीतलन नियम? ध्यान से इस लॉ को समझना, ये लॉ कहता क्या है। जब तक इस लॉ को नहीं समझोगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी बनते हैं यानी थ्योरी पर बेस्ड, और यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन भी बनता है। तो दोनों को ध्यान से देखते रहना, ठीक है, क्लियर, दोनों को ध्यान से देखना, क्लियर।
भैया अब आसानी से आप सबकी यूनिट निकाल सकते हैं, बच्चे नहीं हो आप, किसी हर एक चीज नहीं कराई जाती बेटा, ये खुद से भी कर सकते हो। अगर आपसे आर की यूनिट पूछ ली जाए तो कैसे निकालोगे? डेल्टा थीटा अपॉन, डेल्टा थीटा क्या है? केल्विन। और हीट करंट यहां से निकाल लोगे, जूल अपॉन सेकंड हो गया। इतना तो खुद से भी दिमाग लगा सकते हो किसकी वैल्यू क्या है। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है क्या? न्यूटन, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में मतलब न्यूटन का शीतलन नियम है, यानी लॉ ऑफ कूलिंग, कुछ ठंडे की बात कर रहा है। तो पहले इस लॉ को हम समझेंगे ध्यान से, ठीक है? नहीं देखो, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है हमको। ये वाला जो कंसेप्ट अभी पढ़ा है नहीं पढ़ना है, मैंने पहले बैच में पढ़ाया था, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो क्यों हम इतनी कहानी बनाए जो हमारा एग्जाम में ना तो पूछा जाएगा, क्यों ना हम मतलब पिछले लास्ट ईयर मैंने कराया था पैरेलल में सीरीज में, उससे क्वेश्चंस लगवाए थे, वो नीट का पार्ट है, जेई का पार्ट है, मेंस का, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, है ना? आपके सिलेबस का पार्ट वो नहीं है बेटा, और उससे कुछ मतलब नहीं होता, एग्जाम में पूछता नहीं है क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं रहता। चलो, एक काम करते हैं, पहले इस लॉ को समझते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम। मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से। ये कोई रूम है, या फिर इससे फिगर से समझ लेते हैं इसको पहले थोड़ा सा। आप भाई साहब गरम गरम कॉफी मंगाई आपने गरम करके, ठीक है? इमेजिन करना अपने आप को, और आप उत्तराखंड की वादियों में बैठे हुए हैं, गरम आपके पास कॉफी आई, और उत्तराखंड की ठंडी वादियों में आप बैठे हुए हैं, मस्त हवा का लुफ्त ले रहे हैं, मौसम भी ठंडा है, उसका भी लुफ्त ले रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उस टाइम जब कॉफी आपके पास बन के आई, उस टाइम उस कॉफी का टेम्परेचर ज्यादा था उन वहां के मौसम के हिसाब से। मान लेते हैं जब कॉफी बन के आई उसका टेम्परेचर उस टाइम मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस था, और वहां जो उत्तराखंड की वादी में आप बैठे हैं, वहां उस टाइम उनका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। सराउंडिंग टेम्परेचर मतलब वही वातावरण का तापमान उत्तराखंड की वादियों में है, वहां 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एक टाइम आप क्या देखेंगे कि कॉफी कुछ देर बाद, 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, उस कॉफी का टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, यानी 60 से कुछ कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस टाइम पर उस सराउंडिंग का टेम्परेचर और उस कॉफी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, एक ऐसा भी टाइम आएगा। ये इससे पहले की सिचुएशन और बताऊं, 1 मिनट बाद मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, फिर 40, फिर 30, फिर 25, ऐसे घटता जा रहा होगा। तो ये सिचुएशन होती है कि नहीं होती है, बस, ठीक है? इसी को बस हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में समझना है। यानी ये लॉ कहता है बेटा, पहले इस लॉ को समझते हैं कहता क्या है। ये लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होगी, ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है? ठंडे होने की दर, टाइम के हिसाब से, तो रेट ऑफ कूलिंग है। और रेट ऑफ कूलिंग जो है बेटा वो डेल्टा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगी। अब डेल्टा थीटा क्या है बेटा? डेल्टा थीटा और कुछ नहीं, सिंपल, ये जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस है। मान लेते हैं वो कॉफी, कॉफी तो हो गई बॉडी, वस्तु, और आसपास का जो टेम्परेचर है उसे सराउंडिंग टेम्परेचर कह रहा हूं। थीटा जो डेल्टा थीटा एस मैंने लिखा है,
इसे सराउंडिंग टेम्परेचर कह रहे हैं, वातावरण का तापमान। दूसरा थीटा बी क्या है, बॉडी टेम्परेचर, वस्तु का तापमान। तो डेल्टा थीटा आपको समझ में आ गया, बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है। डेल्टा थीटा आप समझ गए, बॉडी के टेम्परेचर में से डेल्टा एस यानी थीटा एस माइनस कर दोगे तो आपका डेल्टा थीटा निकल के आएगा। तो ये कहता है लॉ कहता क्या है कि बेटा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके। अच्छा सर, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है? बेटा इस रेट ऑफ कूलिंग का जो मतलब है ना वो पता है क्या है? आप देख रहे हैं धीरे धीरे जब आपकी कॉफी का जो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, एक टाइम बाद वो 25 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर घट रहा है। मतलब रेट ऑफ कूलिंग को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर, यानी ताप में गिरावट अपॉन टी। इसको रेट ऑफ कूलिंग को ऐसे लिखा जाएगा, फॉल इन टेम्परेचर, ताप में गिरावट। फॉल इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, ताप में गिरावट अपॉन टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा। अब आपको पता ही है फॉल इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर पहले θ1 था और बाद में θ2 हो गया तो घट गया फॉल। पहले 60 था फिर कुछ और था, तो फॉल इन टेम्परेचर जब निकालोगे तो पहले में से दूसरे वाले टेम्परेचर को माइनस कर दोगे अपॉन टी, ये आ गया फॉल इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा आपको पता ही है क्या है, ये आपका हुआ रेट ऑफ कूलिंग। इसको अभी के लिए इतना समझिए बस, इसकी कहानी को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ये बताइए। साहिल प्रताप सर, न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? पागल है क्या यार, बुद्धि नहीं है, एकदम पागल है यार। मतलब ये चैप्टर खत्म होगा तभी तो नया स्टार्ट होगा, पहला दिन क्लास कर रहे हो क्या? कॉमन सेंस नहीं है, मूर्ख हो, बुद्धि बेच खाई ये सब, पढ़ना नहीं है क्या? मजाक मजाक में कर लोगे क्या एयरफोर्स पार? फिजिक्स में हालत खराब हो जाती है, 2 नंबर नहीं आते। कब होगा कब होगा, कितनी बार बताऊं भाई? नए नया पहले दिन आया तो यही सवाल पूछेगा क्या? प्रीवियस क्लास देख, अपने आप पता लग जाएगा। मजाक बना दिया है, गधा है ना। ये हुआ, इसको और थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से देखते जाना चीजों को। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये कोई वस्तु है, और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना। ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, मान लेता हूं 80 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बेटा इस बॉडी का टेम्परेचर? इस बॉडी का जो टेम्परेचर है ना 80 डिग्री सेल्सियस है। कितना है इस बॉडी का? 80। और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इसके आसपास का, मान लो आप कहीं कहीं मतलब उत्तराखंड की वादियों में हो, कहाँ उत्तराखंड की वादियों में हो आप, मान लेता हूं सराउंडिंग टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग टेम्परेचर वो कितना है? मान लेते 40 तो ज्यादा हो गया यार, है ना? ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, 40 मान लेते हैं ना, उससे कम टेम्परेचर है। अब एक काम करिए, मुझे एक बात बताइए, अगर पहले बॉडी का टेम्परेचर 80 था, कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, इस बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मान लेते हैं कुछ, कितना कम हुआ? 80 से कितना हुआ? 70 मान लेता हूं। 80 में से 40 माइनस करना, यानी बॉडी और सराउंडिंग का जो डिफरेंस टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। बॉडी में से सराउंडिंग माइनस कर दिया। अच्छा, फिर टी टाइम बाद और कुछ समय बाद, यानी T1 टाइम बाद और कुछ T2 टाइम बाद, इस बॉडी का टेम्परेचर 70 से 60 हो जाता है। तब उस टाइम सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? बॉडी का टेम्परेचर तो 70 हो गया था और सराउंडिंग का 40 था, तो 70 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। हो रहा होगा? अच्छा, T3 टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, T3 टाइम बाद ये 50 हो जाता है इस बॉडी का टेम्परेचर। तब डेल्टा थीटा कितना होगा?
60 में से 30 गया तो कितना? 20, सॉरी 80 में से 40 गया तो 40, 70 में से 40 गया तो कितना बचा? 30 और हाँ फिर 20, ठीक है, ऐसे करके। अब देख क्या रहे हैं? अब देख रहे हैं कि एक टाइम बाद वो जो टेम्परेचर है उस बॉडी का घटता आ रहा है। बोलो हाँ के ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब मैं यहां से सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक बात बताइए बेटा, क्या रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट है? बताइए। क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ टाइम बढ़ता जा रहा है, T1 T2 T3, क्या रेट ऑफ कूलिंग घटने की दर कांस्टेंट है? मुझे ये बता दीजिए, घटता रेट ऑफ कूलिंग घट रही है कि बढ़ रही है कि कांस्टेंट, ये बता दीजिए। मुझे इतना बता दीजिए कि रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर, एनडी का पूछा गया सवाल है यहां से, ये पूछूंगा। रेट ऑफ कूलिंग मुझे इतना बता दीजिए, रेट ऑफ कूलिंग ठंडे होने की दर टाइम के साथ साथ घट रहेगी, बढ़ेगी कि कांस्टेंट रहेगी, इतना बता दीजिए। रेट ऑफ कूलिंग घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ। एक कह रहा है घटेगी, एक कह रहा है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी घटेगी। चलो मैं बताता हूं। पहली बात, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कैसे निकाली जाती थी? आप देखो, खुद देखो कैसे निकाली जाती थी। फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टी। तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है? फॉल, घट रहा है। फॉल इन टेम्परेचर का मतलब क्या था? पहले बॉडी का टेम्परेचर कितना था और बाद में कितना था, उसमें से माइनस कर लो। आप देख पा रहे होंगे पहले बॉडी का टेम्परेचर 80 था और बाद में बॉडी का टेम्परेचर कितना था। अब आप देखिए कि जो रेट है वो घटता आ रहा है कूलिंग का, क्या है? घट रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेट ऑफ कूलिंग ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग ठंडे होने की दर घटती है विद टाइम, समय के साथ साथ। समय के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग घटती है, ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग घटती है, ना कि कांस्टेंट होती। तो इट विल डिक्रीज, ये घटती है। समय के साथ साथ ठंडे होने की दर घटती है, ना तो बढ़ती है और ना ही कांस्टेंट होती। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। एक सवाल मैं आपको देता हूं यहां से, एक क्वेश्चन देखिए। मान लेता हूं कि कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर 80 है, T1 टाइम में 80 से 70 हो जाता है, T2 टाइम में वही सेम कहानी 60 हो जाता है, T3 टाइम में 50 हो जाता है। उस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? 50। मुझे बताइए, सवाल है ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन क्या है सर? T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। दूसरा ऑप्शन है कि सर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। तीसरा ऑप्शन है कि सर T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। और चौथा ऑप्शन है डी, कि T1 इज ग्रेटर देन, या T1, ऐसे कर लो, नन ऑफ द अबव कर लेते हैं इसको। बताइए क्या ऑप्शन होगा? ये चार सवाल है आपके सामने और बताइए। यानी सवाल का मतलब क्या है बेटा? सवाल का मतलब है कि इसको 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में टाइम लगा T1, और 70 से 60 होने में टाइम लगा T2, और 60 से 50 होने में टाइम लगा T3। मुझे एक बात बताइए, ये टाइम ज्यादा होगा या ये वाला टाइम सबसे ज्यादा होगा, या तीनों टाइम बराबर होंगे? ये पूछ रहा है सवाल, बताइए। कैसे निकालेंगे आप एयरफोर्स का पेपर? ये दिमाग का लेवल है आपका, और उसमें भी आप बातें करते हैं दुनिया भर की, ऐसे निकलेगा पेपर? दुनिया भर के गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग, और उसके बावजूद भी रिवीजन आप करते नहीं है।
पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई की बात आप करते नहीं है। ऐसे निकलेगा पेपर, ऐसे निकालोगे आप लोग पेपर? ये हालत है तुम लोगों की। ए होगा इसका आंसर। इसका आंसर सी सही है, ये आंसर है इसका। कैसे होगा वो समझिए। देखो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आपकी जो चाय है, अब ध्यान से सवाल को समझना और दिमाग लगाना। आपने जो कॉफी पी स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग में बताइए जब कॉफी आपके पास आई तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था। फिर वो ठंडा हुई कुछ 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, कुछ 60 से उसका 55 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 45, फिर 40, फिर 30, फिर 25, ऐसे करके। मुझे बात आइए लास्ट में 80 से 70 होने में उसे जितना टाइम लगा, 70 से 60 होने में उसे और ज्यादा टाइम लगेगा। आप देखोगे लास्ट में ठंडे होने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन शुरुआत में ठंडा वो जल्दी हो जाता है। लेकिन लास्ट में जितना समय उसको 80 से 70 होने में लगा था, उससे ज्यादा समय उसको 60 से 50 होने में लगा होगा। इसलिए ये T3 हमेशा ज्यादा होगा T2 से, और T2 हमेशा ज्यादा होगा इस T1 से। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? यही है यूपीएससी एनडी ने जो सवाल पूछा था, जो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें इस लॉ के रिगार्डिंग हमसे हो गई, हमने कर ली। अब कुछ आगे सीधा लॉ, फाइनल लॉ आपको मैं समझा देता हूं। क्या था बेटा, अब देख लो। आपको पता था क्या लॉ था, वो देख लो। आपका पास था रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा। मैं सीधी बात कर रहा हूं, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा, ये था। ये डेल्टा थीटा का मतलब आपको पता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। θ1 माइनस θ2 अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा बी का मतलब होता है, कैसे निकाला जाता है, θ1 प्लस θ2/2 माइनस थीटा एस, ये ऐसे। यानी जो बॉडी का टेम्परेचर पहले था θ1 और θ2, उन दोनों का औसत निकाल के थीटा बी निकाला जाता है। थीटा बी कैसे निकाला जाता है, मान लेते हैं शुरुआत में कोई बॉडी है ये, और बॉडी का टेम्परेचर θ1 है, तो टी टाइम में इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, θ2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा एस। तो अगर थीटा भी निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, जो पहले बॉडी का टेम्परेचर दे रखा था वो, और जो बाद में जो हुआ टी टाइम में वो, उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा भी ऐसे निकाला जाता है। तो θ1 माइनस θ2 अपॉन टी बराबर के, और ये आता है θ1 प्लस θ2/2 माइनस थीटा एस। ये हुई कहानी, ये है कहानी। ठीक है, ये है पूरी कहानी।
चलो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये मेन फॉर्मूला थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस थीटा एस। थीटा 1 क्या है सर? पहले बॉडी का टेम्परेचर। थीटा 2 क्या है? जो टी टाइम में उस बॉडी का टेम्परेचर हुआ है वो। ये सेम कहानी, थीटा इज सराउंडिंग और के कांस्टेंट है बेटा, है ना। के की वैल्यू, के कांस्टेंट है, कोई इसे न्यूटन कांस्टेंट बोल सकते हो क्योंकि न्यूटन ने दिया था, कांस्टेंट है। इसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होता, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है कि जैसे इसकी वैल्यू कुछ हो, वो नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको समझ पाएंगे। सवाल करिए, पहला सवाल देखिए। इस सवाल को पहले समझाता हूं, इसके बाद क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। अ बॉडी इन अ रूम cools from a body in a room cools from 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। शुरुआत में बॉडी का टेम्परेचर 90 दे रखा है हीरा, और टी टाइम में यानी 5 मिनट में कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 70 से 60 होने में उसे कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो सवाल क्लियर है। तो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होने में तो टाइम लगता है उसे 5 मिनट लगता है। कितना लगता है? 5 मिनट का टाइम लगता है। उसने यही कहा है कि 70 से 60 होने में अब 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा। ये है कहानी, सिंपल। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप यूज करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब बेटा ये जो हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है बस। और जहां पर सराउंडिंग टेम्परेचर हमें दे नहीं रखा है ना, बिना सराउंडिंग के काम नहीं चलेगा। एक मिनट, सराउंडिंग टेम्परेचर का कुछ न कुछ होगा। थर्टी डिग्री सेल्सियस है बेटा। आप लोग सवाल कैसे सॉल्व करने लगे मुझे बताओ। अच्छा, सराउंडिंग जो टेम्परेचर है ना बेटा वो दे रखा है, इस सवाल में नहीं है, कर लेना। सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री दे रखा है आपको। अब इस सवाल को कंसेप्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, इस सवाल को फॉर्मूले से भी यूज किया जा सकता है और दिमाग के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। देखो कैसे, आपको पता है 90 से 80 होने में उसे 5 मिनट लगी। याद आ गया ना वो T1 T2 वाला कंसेप्ट अभी कराया था, ये वाला वो यही होगा। और 70 से 60 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? स्वाभाविक है, मोर देन। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास आंसर है, सी ऑप्शन हिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके और दिखा देता हूं इसको फॉर्मूला से, बिना फॉर्मूला के भी हो गया। लॉजिक देख रहे हैं आप? लॉजिक भी आपके पास है। जब 90 से 80 होने में से 5 मिनट लगेगा तो 70 से 60 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो उस कंसेप्ट जो मैंने दिया था उस कंसेप्ट से भी बन गया, या फिर कंसेप्ट के बाद अगर न्यूमेरिकल यूज करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। देखो बेटा सीधा सीधा है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टी बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 माइनस थीटा एस। जहां पर थीटा 1 की वैल्यू 90 है और 90 में से 80 गया तो बेटा 10 बचा, और 10 में से टी की वैल्यू कितनी है? 5। पहले इस केस में इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बाद में इसमें बराबर के, और थीटा आएगा 90 और 80 कितना होता है? 170, और 170/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85 माइनस ये कितना है? 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहां से 85 माइनस 30 आप करेंगे तो कितना आएगा? ये 55। 55 तो एक मिनट, के बराबर आ जाएगा 2/55 यहां पर। और अब आप इस केस में यूज करिए, आप लगाइए 70 माइनस 60 10/टी, ये मुझे निकालना है। के की वैल्यू बराबर थीटा 70 और 60 130, 130/2 65, और 65 माइनस 30, तो 65 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 35।
तो ये आ जाएगा इंटू 35, और के की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो सीधा सीधा कर दूं, 2/55 इंटू 35, तो 11 7 14/11, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा बेटा 11 इंटू 10/14, 110/14। अब देख लीजिए आप, 5 से ज्यादा ही आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा इतना मिनट। ठीक है, तो लगभग 7.8 मिनट। ठीक है, तो लॉजिकली भी आप इसे यूज कर सकते हैं और कंसेप्ट के साथ भी। अगला सवाल, इसको दिमाग लगाओ। देखिए आप, ये जो टेम्परेचर बेटा इसको सही कर लेना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ये 30 है बेटा, इसको सही कर लेना, 30 है ये। तो रूम टेम्परेचर जो दे रखा है बेटा वो 30 है, ये रहा 30, और बोल रहा है कि 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस होने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। तो बताइए कि 51 से 49 होने में कितना टाइम लगेगा जब आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना दे रखा है। करो सॉल्व, कितना होगा, लगाओ दिमाग। फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको पता है θ1 माइनस θ2 अपॉन टी बराबर के θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θs। बोलो हाँ के ना, कितनी बात है आपको समझ में आ रही है। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपके पास कुछ नहीं, 61 में से 59 को माइनस कर दीजिए यहाँ। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 61 में से 59 कितना, 2, और टाइम कितना, 4 की 61 और 59 कितना हो गया, 9 और 1 10, 4 5 11 120, 120/2 60, और 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30। डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आ गया निकल के। अब यहां से देखिए, 2 1 2, 2 3 4, 1/2, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/60, ये निकल के आ गया यहां से। अब दूसरी इक्वेशन यूज कर लो, क्या, 51 से 49 को माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा, 2/t हमें निकालना है, और के की वैल्यू 1/60 इंटू θ1 प्लस θ2, तो ये कितना हो जाएगा, 100। सीधा 51 49 कितना हो गया, 100, और 100/2 का मतलब 50, और 50 में 30 गया तो इंटू 20 आ गया। अब आप देख लीजिए, 20 या 60, तो टी कितना आ गया, 6 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका, 6 मिनट। ये हो गया, ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन बेटा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कंसेप्ट और इसके न्यूमेरिकल दोनों आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया से दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं सीधा पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेटा खत्म होता है, क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीन का विस्थापन नियम, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। ठीक है बेटा, चलो अगला कंसेप्ट है हमारा, इन न्यूमेरिकल को करने के बाद जो अगला कंसेप्ट है बेटा वो है हमारा वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको ना, वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम, इंग्लिश में से कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक साइंटिस्ट थे वीन, उन्होंने इस लॉ को दिया। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है, देखो ज्यादा मैं इसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, मैं उतनी चर्चा पर जाऊंगा जितना हमें एग्जाम में सवाल पूछे और क्वेश्चन को हिट करके आ जाए बस। नहीं तो इसमें मैं डिटेल में जाने लगा तो काफी डिटेलिंग हो जाएगी ना। मैं उतनी बात आपसे करूंगा जिससे हमारा क्वेश्चन बने। देखो ये लॉ जो है
वो सीधा सीधा ये लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कोई रेडिएशन है, कोई विकिरण है, तो रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी मैक्सिमम इनटू टी, यहाँ पर टेम्परेचर है, बराबर कांस्टेंट। ये जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पर आता है बेटा बी, इसे स्मॉल बी कहते हैं, और इसे बीन कांस्टेंट कहा जाता है। स्मॉल बी का मतलब है बीन कांस्टेंट, बीन्यतांक, वीन्स कांस्टेंट। बोलो भाई, ये सिंपल सा है, ठीक है, बीन नियतांक वीन कांस्टेंट। ठीक, अब सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट है तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू है 2.898 10⁻³ अब देखो ये तो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, तो मीटर, और टेम्परेचर का केल्विन, मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन, के फॉर केल्विन। इसकी मान जो होता है, इसका वैल्यू इतना होता है, ठीक है, ये है, क्लियर। और यहीं से अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, ऐसे। बोलो हाँ कि ना। क्लियर, ये है आपका, ये है आपका वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, बीन का विस्थापन नियम। ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ ये कह रहा है, आपसे समझाना ये चाहता है बेटा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। उदाहरण के तौर पर आप इस फिगर को देखिए, आप, ये फिगर है आपके सामने, एक फिगर है आपके पास, आप जानते हैं बेटा, अगर मैं, मेरे पास एक कलर है विवग्योर, ऐसे करके विवग्योर, आप देखेंगे जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, इस ऊपर से लिख देते हैं ना, BIVGYOR, ऐसे करके मैं जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, हाँ ना। तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इस बात का मतलब क्या है कि टेम्परेचर घटेगा, ही घटेगा, ये दिमाग में लगाओ। इसका मतलब ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो कलर है और ये वाला जो कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी लेकिन टेम्परेचर सबसे कम होगा, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसका मतलब इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। सिंपल, आप देख सकते हैं आपके पास एक फिगर है और एक ग्राफ है, ग्राफ में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेड कलर है उसकी जो मतलब टेम्परेचर है वो 3500 केल्विन है। इसके बाद अगर ग्रीन कलर को देखा जाए तो उसका टेम्परेचर 5500 केल्विन है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा तो टेम्परेचर कम है, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं यहां पर। दूसरी बात, ये जो लॉ है ना, ये वाला लॉ, इस लॉ से सन का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और सन का जो तापमान मापा जाता है उस मीटर का नाम होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर। तो टेम्परेचर ऑफ सन, सूर्य का तापमान, टेम्परेचर ऑफ सन मेजर्ड बाय पायरोमीटर, पायरोमीटर को हिंदी में पायरोमीटर ही कहा जाता है, पायरोमीटर। सन का जो तापमान है जो मापा जाता है वो पायरोमीटर से, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सन का जो तापमान है वो किससे मापा जाता है, पायरोमीटर, इसी कंसेप्ट से यूज किया जाता है।
दूसरी बात, इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी के सभी वाइन डिस्प्ले यानी वीन के विस्थापन नियम पर है। इस सवाल को ढंग से पढ़िए, सवाल बोल क्या रहा है। बेटा ये आंगस्ट्राम है, इसको ध्यान से देख लेना, ये आंगस्ट्राम है सभी, है ना। द रेट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम टू स्टार्स इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बेटा, एट 30,000 एंगस्ट्रॉम एंड 60,000 एंगस्ट्रॉम, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर विल बी। दो स्टार हैं, उनकी रेडिएशन आपको इतनी दे रखी है 30,000 और 60,000, तो बोल रहा है कि टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा यदि दो तारों से विकिरण की दर इतनी है, पूछ रहा है। अब मुझे साफ साफ पता है, अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ, कि जो ये है डेल्टा मैक्सिमम, सॉरी लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन है, और हमसे टेम्परेचर निकलवा रहा है T1 बट्टे T2 निकलवा रहा है, तो T1 बट्टे T2 निकलवा रहा है, इसका मतलब ये λ2 बट्टे λ1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और λ2 कितना है, 60,000 एंगस्ट्रॉम, और λ1 कितना है, 30,000 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख लीजिए, काट दीजिए, कितना आएगा ये, 2:1 आएगा। ए ऑप्शन सही है, हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला सवाल, पढ़ो, करो, लगाओ दिमाग। बताओ, आपके इस सवाल को भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि ये जो सवाल है वो स्टीफन लॉ पर आधारित है, स्टीफन के नियम पर, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया है, तो इस सवाल को आपको भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तुम बहुत कमेंट कर रहे हो, गौरव कह रहे हैं कि सर 1 आवर कंसेप्ट कराएं, 1 आवर प्रैक्टिस कराएं, और गौरव कह रहे हैं सर डेली प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, और बेटा आगे पढ़ा मैं बाद में लूंगा, पढ़ना नहीं है तुमको, तुमसे पहले ज्ञान ले लूं, कराना क्या है, कैसे कराना है। 12th करके आया ना अभी, बच्चा है, ये कंपटीशन में आया बेटा तू। 1 घंटा और 1 घंटा, बोर्ड का पेपर नहीं है ये, 50 नंबर आ जाएंगे तो पास हो जाऊंगा, 25 में से 7 नंबर लाने में हालत खराब हो जाती है, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती है, बोर्ड का पेपर नहीं है। प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे 30, कितने लाने हैं, और ले आते हैं 23 नंबर, पास हो जाएंगे। 1 घंटा सुबह पढ़ लेंगे, 1 घंटा शाम को। जितना यहाँ खुद मेहनत करेगा ना, और जितना पसीना सब जगह से निकलेगा, तब जाके कुछ होगा। कंपटीशन है, तो ज्ञान देना बंद करो, जो कहा जा रहा है, जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ो। 1 घंटे से क्या होता है, मजाक है क्या, 1 घंटे में हो जाएगा सब, हाँ हो जाएगा। मैंने कहा है पहले ही दिन मैंने समझाया था कि ज्ञानबाजी मत करना, अपना कीमती समय आप बर्बाद करोगे, मान जाओ। तुमको कैसे पढ़ाया जा रहा है तुम्हें अंदाजा है, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, लेकिन साथ में आपको डीपीपी दे रहा हूं, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, और इतनी बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूं, पूरे डिफेंस में आपको इस लेवल का कंसेप्ट भी नहीं मिलेगा, जाके देख लेना, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे। चैलेंज है मेरा तुमसे, चेक कर लेना, डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं,
कर लेना, तब अंदाजा होगा। रुक जाओ, थोड़ा सा उबाल मत खाओ, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, पहले चीजों को समझ लो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो सवाल है, ये दोनों सवाल बेटा हमारे, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक स्टीफन लॉ आएगा, स्टीफन का नियम, उस पर आधारित है। ठीक है, उसको मैं फिर पहले उस लॉ को समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपन समझेंगे। ठीक है, ये जो लॉ था ये हमारा कर चुके हैं, इस पर क्वेश्चंस भी हमारा हो गया है। चलो समझते हैं, सीधा पहले स्टीफन लॉ को ही समझ लेते हैं। क्या होता है स्टीफन लॉ? स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन नियतांक, और स्टीफन का नियम स्टीफन्स लॉ। स्टीफन का नियम क्या है? स्टीफन का लॉ, देखो स्टीफन भाई साहब कहते हैं कि मान के चलो आपके पास कोई रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन है, कोई विकिरण आ रही है, तो इनकी जो एनर्जी है, इन रेडिएशन की जो एनर्जी है, वो एनर्जी उस टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और देखो बार बार बोल रहा हूं मैं, उतनी बातें कर रहा हूं इन लॉ के अंदर जितना हमारे लिए जरूरी है, वरना डिटेलिंग बहुत है इनके अंदर, 5-6 दिन में खत्म होगा फिर ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मैं टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं। तो जो एनर्जी, रेडिएशन की जो एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी जो है, वो उस टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और यहां से हटाते हैं इसको तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, और जिसे कहा जाता है स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसे? सिग्मा को स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट यानी स्टीफन का नियतांक, स्टीफन का नियत या नियतांक ये है। तो E की वैल्यू T की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलो अब सर ये स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होती है? बेटा ये होती है 5.67 10 की पावर -8। अब इसकी यूनिट बताऊंगा, बड़ा काम की बात है, ये आपके एग्जाम में पहले सवाल पूछा है, लेकिन सर इसकी यूनिट क्या है? आप यूनिट इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। बताता हूं, देखो एनर्जी जो है, इसकी जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा, सिग्मा टी की पावर 4 के बराबर होता है। सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है, और सिग्मा की वैल्यू बेटा 5.67 इंटू 10 की पावर -8 होती है। लेकिन सर इसकी वैल्यू क्या है? थोड़ा सा मैं चर्चाएं करूं तो जो एनर्जी रेडिएशन है, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A इंटू टी। ई की वैल्यू होती है, ई बराबर होता है Q A अपॉन A इंटू टी। Q यहां पर जो जूल है, हीट एनर्जी, A एरिया है मीटर स्क्वायर, और T टाइम है सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसको समझना है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ई क्या है, इसको ई को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, जितनी हीट जा रही है, उसे कहते हैं रेट एनर्जी रेडिएशन। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में जितनी हीट जा रही है उसे कहा जाता है ई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ई की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई? ई जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। बेटा आप जानते हैं जूल अपॉन सेकंड को वाट कहा जाता है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई है। और सिग्मा की वैल्यू निकलवा रहा है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता लग गई, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू टी की पावर 4 यानी केल्विन की पावर 4। तो क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाती है? वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन की पावर 4। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन। ये है इसका फॉर्मूला, 5.67 10 पावर -8 वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन की पावर 4। अब बताओ कोई यूनिट, कोई प्रॉब्लम? तो आपके एग्जाम में इसकी यूनिट भी पूछी गई है और इसकी वैल्यू भी पूछी गई है, देख लो।
बताओ, समझ पाए मेरी बात? समझ पाए मेरी बात? तो ई क्या है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में कितनी हीट गई है उसे कहा जाता है एनर्जी रेडिएशन, ऊर्जा विकिरण। ये आपके पास फॉर्मूला है और ये लॉ है। अब देखो सवाल ये रहा, पढ़ो सवाल को, ध्यान रखना खास बात, ये जो टेम्परेचर है इसको हमेशा केल्विन में ही मापा जाएगा। खास बात, जो टेम्परेचर है टी इन केल्विन, ये ध्यान रखना। अगर आपको सवाल में ये सेल्सियस में दे रखा है तो आपको पहले उसे केल्विन में बदलना होगा, ये ध्यान रखना। तो सवाल में कंफ्यूजन करेगा। तो सवाल ये रहा कि द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी ए एंड बी आर 7 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 3 to 7 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीट रेडिएशन, समझ में आ गया? द रेट ऑफ हीट रेडिएशन यानी वही ई की बात कर रहा है, बाई देयर विल बी, तो उसमें विकृत होने वाली ऊष्माओं, ऊष्मा बेटा ई दरों का अनुपात होगा, यानी ई निकलवा रहा है। तो आपको पता है ई क्या होता है? टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनका अनुपात निकलवा रहा है E1 बट्टे E2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 बट्टे T2 की पावर 4। और आपको पता है टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में बदलना है, तो 273 ऐड करना पड़ेगा। तो 727 सेल्सियस में प्लस केल्विन में बदलना है तो 273 आप ऐड करेंगे अपॉन 327 प्लस 273 की पावर 4। क्या होगा बताओ? ये 1000 आएगा ऊपर वाला और नीचे वाला 500 आएगा। 7 और 3 10, 7 और 2 9 10, 600 आएगा आई थिंक। 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, और 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। और ये आएगा 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, ये आएगा। खत्म की पावर 4। तो ये 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये आ गया। 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 अपॉन 80 बनाना चाहिए, डी ऑप्शन। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये डी हो गया, ठीक है बेटा। अगला सवाल, द एनर्जी रेडिएशन बाय अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या, इस पर चर्चा करेंगे इसके बाद। टेम्परेचर दिस दिस दिस, तो आपको दे रखा है द एनर्जी रेडिएशन इन द सेम यूनिट एट 5 to 7 टेम्परेचर विल बी। एक कृष्ण पिंड द्वारा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर विकृत ऊर्जा इतनी है, 3 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी एनर्जी है। 527 डिग्री सेल्सियस पर उसी मात्रा में विकृत ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात समझ रहे हो, जब टेम्परेचर T1 है और वो 127 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में निकालोगे पहले आप, कितना हो जाएगा ये? 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 400 केल्विन, ठीक है। उस टाइम पर जो एनर्जी है वो E1 है कितना? 3 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना। बोल रहा है कि जब टेम्परेचर T2 527 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा भैया। बोलो क्लियर? वो देखा 7 और 3 10, 7 और 10, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8, 800 केल्विन हो गया। तब पूछ रहा है बताइए उस टाइम एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन आपके पास है 6, 12 या फिर 24 या फिर 48। बताओ, यानी E2 आपसे निकलवा रहा है। सिंपल है, अब तो कुछ नहीं करना, अब आपके पास सब कुछ है। तो E की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4, यही हो गया। तो E1 बट्टे E2, T1 बट्टे T2, बस E2 निकलवा रहा है, T1 बट्टे T2 400 बट्टे 800, खत्म। 1/2 यानी 1/16। E1 कितना है? 3, E2 कितना हो जाएगा? 48 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ पाए होंगे। एक ए आंसर कौन दे रहा है भाई? प्रकाश नारायण पांडे,
नहीं कैसे दे रहे हो आप। चलो भैया, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए ब्लैक बॉडी पर। क्या है ब्लैक बॉडी, किसे कहते हैं ब्लैक बॉडी? कृष्ण पिंड का इसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी। हिंदी में से कहते हैं कृष्ण पिंड का ब्लैक बॉडी। कृष्ण का बोल दो या कृष्ण पिंड बोल दो। ब्लैक बॉडी क्या होता है, किसे कहते हैं ब्लैक बॉडी? एक ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन जितनी भी आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। आप ध्यान से देखिए, इस बॉडी में रेडिएशन डाली तो बॉडी क्या करती है कि सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी रिफ्लेक्ट नहीं करती, मतलब रिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा पिंड, एक ऐसी वस्तु जो सारी की सारी जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं, ये भैया क्या है? रेडिएशन, विकिरण। रेडिएशन का मतलब क्या है? विकिरण। और जब रेडिएशन आ रही है, अब देखो ये रेडिएशन है, तो टकराई इस बॉडी से, फिर इसी में क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन, इसी में ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्शन। आप इतना समझिए, जितनी भी बॉडी इस रेडिएशन आती है सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? ऑल द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। बेटा इसका काम क्या है ब्लैक बॉडी का? जितनी भी रेडिएशन आ रही है, ऑल रेडिएशन, सभी विकिरण, ऑल रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जो रिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा, यानी जीरो रिफ्लेक्शन, जीरो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सभी की सभी को क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत बताओ। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन को अवशोषित, एब्जॉर्ब का मतलब बेटा अवशोषित होता है, अवशोषित। पता है, बट ये आइडियली कंसेप्ट है, आइडियली मान लेते हैं ऐसा, आइडियली है ना, कोई बात नहीं। बहुत प्रकार की ब्लैक बॉडी होती है, सन स्टार लैम्प, ब्लैक लैम्प, वो हमें नहीं पढ़ना, हमारे काम की मतलब नहीं है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम एकदम। लेकिन एक, चलो एक बात बताओ आप मुझे, नोट डाल के एक स्टेटमेंट आपसे पूछना चाहता हूं मैं। मुझे बात बताइए बेटा, क्या ब्लैक बॉडी ब्लैक ही कलर की होती है? नहीं, ब्लैक बॉडी लाल कलर की भी हो सकती है, येलो कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ब्लू कलर की भी। लेकिन सर ब्लैक बॉडी को ब्लैक ही क्यों कहते हैं? ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक जो कलर है ना, वो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको ब्लैक कहा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी है वो ब्लैक ही हो। तो ब्लैक बॉडी में भी ग्रीन कलर, वायलेट कलर, येलो कलर, रेड कलर, तो ब्लैक बॉडी किसी भी कलर की हो सकती है। ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक इसलिए रख दिया गया क्योंकि ब्लैक जो कलर होता है वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ब्लैक कपड़ा पहनो तो ज्यादा गर्मी लगती है, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? ब्लैक बॉडी क्या है बेटा? ब्लैक बॉडी को ब्लैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ पाएंगे मेरी बात, जितना मैंने पढ़ा है सब क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद बेटा किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज इसका, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। आपने किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ, नियम, तो किरचॉफ लॉ बेटा, ये लॉ
आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा क्लास 12th में, बोर्ड में क्वेश्चन आता है 5-6 नंबर का, है ना। अब किरचॉफ लॉ कहता क्या है? किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हीट में एक लॉ दिया और ये कहते हैं जितने भी एब्जॉर्वर होते हैं वो उतने ही अच्छे एमिटर भी होते हैं। ऑल एब्जॉर्वर आर गुड एमिटर, मतलब सभी अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ऑल एब्जॉर्वर आर गुड एमिटर। एब्जॉर्वर सभी अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो सभी अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। उदाहरण के मतलब क्या है इसका? इस बात का मतलब है कि आपने एक चीज देखी होगी, रेगिस्तान में, यानी राजस्थान की तरफ जब जाओगे तो वहां क्या है, गर्मियों के समय में ये जैसे मान के चलो मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, तो आप क्या देखते हो कि वहां पर इन समर टाइम या इन समर या इन डेज, तो गर्मियों की बात कर रहा हूं, तो दिनों में क्या होता है, इन दिनों में ये गर्म हो जाता है, लेकिन नाइट में आप देखेंगे तो क्या होगा, यही ठंडा हो जाता है मिट्टी भी। नाइट में क्या हो जाता है, कूल, और दिन में क्या हो जाता है, हॉट। इन समर ये क्या है, सॉयल, मिट्टी। तो आप देखते हैं जो मिट्टी है वो दिन में गर्म हो जाती है, एब्जॉर्ब करती है, और रात को वो ठंडी हो जाती है। तो जितने अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं उतने ही, जो एब्जॉर्ब अवशोषक होते हैं उतने अच्छे एमिटर भी होते हैं। यही है आपका किरचॉफ लॉ। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो आपका बेटा ये खत्म होता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। एमिटर को उत्सर्जक कहा जाता है बेटा, जो एमिट करते हैं ना, ठंडे कब होते होंगे, जब रेडिएशन को निकालते होंगे। तो ये आपका किरचॉफ लॉ सहित आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन खत्म होता है और ये एंड होता है। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्मोडायनामिक्स कल स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकीय, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। डायनामिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। कोशिश है कि 2 दिन में मैं थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल नहीं, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता मेरे भाई, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल इन टॉपिक पर बनता है जो पढ़ाया हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या है आपकी? बुद्धिहीन इंसान हो आप। जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ हर क्लास में, जब मैं कोई नया चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, किस किस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, किस किस पर न्यूमेरिकल, और सब पढ़ाया हूँ। लेकिन बेबुद्धि की बात करनी ना आपको, उसका तो याद ही नहीं है क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, बेकार की बातें कम करो बेटा, है ना। ठीक है लाल बाल गोपाल, बेकार की बातें कम करो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपसे मैं टेलीग्राम का बोला था, मुझे याद है, लेकिन क्लास के बीच में मैंने नहीं बोला, क्योंकि वो तुम बोलते हो वो मैं नहीं बोलता, क्योंकि तुम्हें डिस्टरबेंस करना है, मुझे पढ़ाना है बढ़िया से। आपको ज्यादा बोलने की आदत है। चलो, संतोष पढ़ने भी नहीं है वो आपको, कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है मिल्खा यादव। ठीक है, अब टेलीग्राम वाला सुनिए आप। टेलीग्राम वाला अभी 1-2 दिन और वेट करिए आप, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके अलावा आज कोई आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, कल डीपीपी मिलेंगी। मेरी कोशिश है कि आपको हीट की डीपीपी अब देना स्टार्ट करूंगा ना, है ना। आंसर की, कुछ आंसर की नहीं मिल रही है तो परेशान मत हो, क्वेश्चंस लगाओ, एक साथ आंसर की दे दूंगा उसका मैं। सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस के, जितनी आंसर की बनती जा रही हैं वो सब सेट हो रहा है।
आपको एक साथ मिल जाएगा, एक ही पेज में आंसर की से इसको, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सॉल्व करो कुछ पहले। चलो यार, बाकी का पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, फिर कल मुलाकात होगी हमारी इसी टाइम पर। जय हिंद।